नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समूह संतुलन विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। 1936 में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एक किताब का प्रकाशित की एक किताब जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उसमें इन्होंने समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। एकाधिकारिक प्रतियोगिता वो प्रतियोगिता होती है जिसमें बहुत सारी फर्में होती हैं जो निकट स्थानापन्न वस्तुएं उत्पादित करती है। ये वास्तविक जगत में पाई जाने वाली स्थिति होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो हेयर ऑयल होता है, हेयर ऑयल कई तरह के बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन वो सब निकट स्थानापन्न होते हैं। तो उनकी जो कंपनियां हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बनाती है, उनके समूह को उनको एक साथ इन्होंने क्या कहा? समूह कहा, न कि उद्योग। आमतौर पर उद्योग ही बोला जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, है ना, या कार उद्योग हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इनकी जो वास्तव में जो फर्में होती हैं वास्तविक जगत में, उनके उत्पादन में, उनकी वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है, भले ही वो उपभोक्ता की दृष्टि से ही क्यों ना हो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम उसको उद्योग नहीं बोल सकते, बल्कि उन्होंने इसे क्या कहा? समूह कहा। और जिस प्रकार से हम पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग संतुलन विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार से हम यहाँ पर एकाधिकारिक प्रतियोगिता में समूह संतुलन का विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। समूह संतुलन की जो मान्यताएं हैं जो कि चैम्बरलिन ने मानी, वो है कि यह संतुलन विश्लेषण जो है दीर्घकाल से संबंधित है। समूह में सभी फर्में अपने उत्पाद के लिए समान कीमत वसूल करती है तथा सभी फर्में समान आकार की हैं। तीसरी मान्यता है सभी उत्पादों के लिए मांग वक्र एवं लागत वक्र समूह की सभी फर्मों के लिए समान है। यानी कि उनके जो मांग वक्र हैं और जो लागत वक्र हैं वो सभी फर्मों के लिए समान हैं, एक जैसे हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि समूह की सभी फर्मों तथा सभी वस्तुओं के लिए लागत और मांग वक्र समान है। इस मान्यता को समता की मान्यता कहा जाता है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी अजम्पशन। इसे चैम्बरलिन ने शौर्यपूर्ण मान्यता कहा है, हेरोइक अजम्पशन इसको कहा है उन्होंने। समता की मान्यता को, जिसमें उन्होंने माना है कि सभी उत्पादों के लिए मांग वक्र और लागत वक्र समूह की सभी फर्मों के लिए समान होता है। फर्मों की संख्या अधिक होने के कारण किसी एक फर्म द्वारा कीमत तथा उत्पादन में परिवर्तन का प्रभाव समूह की अन्य प्रतियोगी फर्मों पर नगण्य होता है। यानी कि अगर कोई फर्म कीमत या उत्पादन में परिवर्तन करती है तो इसका प्रभाव समूह की अन्य प्रतियोगी फर्मों पर नहीं पड़ता, बहुत ही कम पड़ता है। इसे उन्होंने समरूपता की मान्यता, सिमेट्रिक अजम्पशन कहा। और इन मान्यताओं के आधार पर चैम्बरलिन ने 3 स्थितियों में समूह संतुलन विश्लेषण की व्याख्या की है। पहली स्थिति है जब उद्योग में नई फर्मों को प्रवेश और जो पहले से काम कर रही हैं उन फर्मों का निकास करने की अनुमति है। यानी कि फर्में प्रवेश कर सकती हैं उद्योग में, या ये कह लीजिए कि समूह में प्रवेश कर सकती हैं और निकास कर सकती हैं, लेकिन कीमत प्रतियोगिता नहीं करती। दूसरी स्थिति है जब उद्योग में यानी कि समूह में नई फर्मों के प्रवेश और निकास की अनुमति न हो और कीमत प्रतियोगिता हो। यानी कि नई फर्में नहीं प्रवेश कर सकती और न ही कोई पुरानी फर्म समूह से बाहर जा सकती है, लेकिन वे आपस में कीमत प्रतियोगिता करती हैं। तीसरी जो स्थिति है जिसमें हम समूह संतुलन विश्लेषण का अध्ययन करेंगे, तीसरी है जब उद्योग में नई फर्मों को प्रवेश और निकास की अनुमति के साथ साथ कीमत प्रतियोगिता भी हो। यानी कि जो उद्योग में फर्में हैं वो नई फर्में उसमें प्रवेश भी कर सकती हैं, उसको छोड़ भी सकती हैं, साथ ही साथ कीमत प्रतियोगिता भी वे करती हैं। तो इन तीनों स्थितियों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे।
इनमें संतुलन को समझेंगे, समूह का संतुलन किस प्रकार से होता है। लेकिन उससे पहले हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं इन दो मांग वक्रों की क्या अवधारणा है। चैम्बरलिन ने ये माना कि जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता होती है उसमें प्रत्येक फर्म के दो मांग वक्र होते हैं। एक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीले रंग का और एक लाल रंग का मांग वक्र। तो ये जो नीले रंग का मांग वक्र है ये फर्म का आत्मगत मांग वक्र है, और जो लाल रंग का मांग वक्र यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि कम लोचदार है, ये आनुपातिक मांग वक्र है जिसका फर्म सामना करती है। यानी कि ये जो लाल वाला मांग वक्र है ये बाजार में फर्म के हिस्से को बताता है, और ये जो नीले वाला मांग वक्र है जो स्मॉल डी है मांग वक्र है, वो फर्म क्या कल्पना करती है या क्या समझती है कि किस कीमत पर वो कितना उत्पादन बेच सकती है, ऐसी वो कल्पना करती है। जबकि वास्तव में जो लाल रंग का जो मांग वक्र है वो ये बताता है कि वास्तव में उस फर्म का जो उत्पादन है वो कितनी कीमत पर कितना बिकेगा, और जो नीले रंग का मांग वक्र है वो ये बताता है कि फर्म क्या कल्पना करती है, क्या सोचती है। ये उसका आत्मगत मांग वक्र है। जबकि डी जो है वास्तविक मांग वक्र है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जो फर्म के हिस्से को बताता है, फर्म के उत्पादन के हिस्से को बताता है बाजार में। अब हम इन तीनों ही स्थितियों जो हमने पीछे बताई थी एक एक करके उनमें हम अध्ययन करते हैं। पहली स्थिति थी फर्मों को प्रवेश व निकास की अनुमति और कीमत प्रतियोगिता नहीं। यानी कि अनुमति तो है लेकिन कीमत प्रतियोगिता नहीं है। पहली स्थिति हमारी ये थी। तो इसमें LAC ये जो हरे रंग का है यू आकार का, ये हमारा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, और D1 जो है ये हमारा एक तरह से क्या कह सकते हैं फर्म का मांग वक्र है। जो हमारा जो फर्म का आत्मगत मांग वक्र है वो तभी, यानी कि उसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब फर्में कीमत प्रतियोगिता कर रही होंगी। फिलहाल अगर कीमत प्रतियोगिता नहीं कर रही हैं फर्में, तो जो आत्मगत मांग वक्र है फर्म का वो नहीं होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मगत मांग वक्र है और जो आनुपातिक मांग वक्र है, या ये कह लीजिए जो वास्तविक मांग वक्र है, वो दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। तो ये D1 केवल एक ही मांग वक्र यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आनुपातिक मांग वक्र है और इसी के आधार पर समूह का संतुलन होता है जब कीमत प्रतियोगिता फर्में नहीं कर रही होती हैं। तो प्रारंभिक जो संतुलन है वो फिलहाल है ए बिंदु पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बिंदु जो है वो LAC से काफ़ी ऊपर है, यानी कि जो फर्में हैं वो लाभ की स्थिति में है, लाभ कमा रही है। इसलिए क्या होता है कि नई फर्में जो हैं उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं। उद्योग में प्रवेश करने की वजह से क्या होता है कि फर्म का जो हिस्सा है बाजार में वो घट जाता है, और ये जो D1 ये जो आनुपातिक मांग वक्र है ये बाईं ओर खिसक करके D2 हो जाता है। अब इस पर फर्म का जो हिस्सा है वो, या ये कह लीजिए कि जो उत्पादन निर्धारित होता है वो होता है OM, और जो कीमत निर्धारित होती है वो घट करके OP2 हो जाती है, क्योंकि बाजार में और फर्में आ गई हैं, उत्पादन बढ़ गया है, और फर्मों के आने से प्रतियोगिता बढ़ी है। इसलिए क्या हुआ है कि इसका हिस्सा घट गया है, कुछ ग्राहक दूसरी फर्मों के पास चले गए हैं, और उत्पादन बढ़ने की वजह से उद्योग की बात हो रही है। ये एक फर्म को दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है, समूह में, क्योंकि फर्में बढ़ी हैं इसलिए क्या हुआ है कि जो समूह में उत्पादन है टोटल वो तो बढ़ गया है, लेकिन साथ ही इस फर्म का हिस्सा
घट गया है। इस वजह से जो कीमत है वो घट गई है, OP2 हो गई है। और ऐसा तब तक जारी रहेगा, यानी कि नई फर्में तब तक प्रवेश करती रहेंगी जब तक कि जो हमारा ये आनुपातिक मांग वक्र है ये LAC को स्पर्श नहीं कर लेता। जैसे कि आप इस रेखा चित्र में देख सकते हैं, D3 जो मांग वक्र है वो C बिंदु पर LAC को स्पर्श करता है। इस स्थिति में कीमत OP3 और उत्पादन जो होगा एक फर्म का वो होगा ON, और यहाँ पर फर्म जो होगी वो संतुलन में होगी। अभी हमने पीछे मान्यता ली थी कि सभी फर्में क्या हैं, समान आकार की हैं और समान कीमत वसूलती हैं। तो इसका मतलब यही है कि सभी फर्में यानी कि ON मात्रा का उत्पादन कर रही हैं और अपने उत्पाद को OP3 कीमत पर बेच रही हैं। यहाँ पर दीर्घकाल में क्योंकि सामान्य लाभ प्राप्त होता है, यानी कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमत जो है वो LAC के बराबर है, यानी कि CN जो है वो LAC के बराबर है। यहाँ पर दोनों बराबर हैं, औसत लागत भी और कीमत भी दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर सामान्य लाभ की प्राप्ति फर्म को हो रही है। तो ये दीर्घकालीन संतुलन है इस स्थिति में जब फर्में प्रवेश और निकास करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो परस्पर कीमत प्रतियोगिता नहीं करती। संतुलन की जो शर्तें हैं वो क्या हैं, नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं वो है कि कोई भी फर्म तब संतुलन में होती है जब MR MC को नीचे से काटता हो, नहीं MC वक्र MR को नीचे से काटता हो, सॉरी, ठीक है, MC वक्र MR को नीचे से काटता हो, तो वो स्थिति भी यहाँ पर पूरी हो जाती है। अगर हम उसको भी दिखाएं तो हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं, जो MC वक्र है वो MR3 को, जो कि लास्ट वाला हमारा मांग वक्र है, ठीक है, उससे संबंधित सीमांत आगम वक्र हमारा M3 है, उसको E बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करती है और इस प्रकार से ये शर्त भी यहाँ पर पूरी होती है। लेकिन चैम्बरलिन ने जब इन तीनों स्थितियों में समूह संतुलन को दिखाया तो उन्होंने MC और MR वक्रों का इस्तेमाल नहीं किया सरलता के लिए, लेकिन ये शर्त भी लागू रहती है, इसको आप मान के चलेंगे। तीनों ही स्थितियों में यानी कि संतुलन वहीं पर होता है जहाँ पर MR जो है वो MC को प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है, और MC वक्र जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ काटता है MR को। हमने केवल इसी में ये दिखाया है, बाकी में हम MR और MC का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हम इस चीज़ को देखेंगे कि सामान्य लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि दीर्घकाल में जब संतुलन में होती है फर्में तो सामान्य लाभ प्राप्त होता है फर्म को। अब दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति हमारी फर्मों का प्रवेश व निकास नहीं किंतु कीमत प्रतियोगिता है, यानी कि फर्मों का प्रवेश और निकास बंद है, नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती समूह में और न ही छोड़ सकती हैं समूह को, लेकिन वो परस्पर कीमत प्रतियोगिता करती हैं। इस स्थिति के लिए चैम्बरलिन ने दो अतिरिक्त मान्यताओं को माना। पहली, समूह में फर्मों की संख्या अनुकूलतम है, इसलिए नई फर्मों का प्रवेश और निकासी बंद है, यानी कि अनुकूलतम मतलब बिल्कुल एकदम से ऑप्टिमम लेवल पर जो है फर्मों की संख्या है। दूसरा है, अल्पकाल में उद्योग में कीमत संतुलन कीमत की अपेक्षा ऊंची है, जिससे फर्में असामान्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। ये अल्पकाल में कर रही हैं और फिर धीरे धीरे प्रतियोगिता करते करते यानी काफ़ी लंबे टाइम में दीर्घकाल में यानी कि ये संतुलन स्थापित होता है। अब हम शुरू करते हैं रेखा चित्र के माध्यम से। ये नीले रंग का जो मांग वक्र है स्मॉल d1 ये फर्म का आत्मगत मांग वक्र है, और जो कैपिटल D1 जो कि लाल रंग का मांग वक्र है
वो आनुपातिक मांग वक्र है फर्म के लिए, और ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे को ए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी कि प्रारंभिक स्थिति है ए पर, जहां पर कीमत है OP1 और उत्पादन है OJ के बराबर। अब क्या होता है कि कीमत प्रतियोगिता है, इसलिए क्या करती है जो फर्म है वो ये मानती है कि अगर वो अपनी कीमत घटा करके OP2 कर दे तो उसका जो उत्पादन है, यानी कि जो उसकी बिक्री है, वो OK के बराबर हो जाएगी, जिससे उसका लाभ बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो लाभ हो रहा था उसको वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो OP2 कीमत है उस पर लाल रंग का जो मांग वक्र है वो ये दिखाता है कि C बिंदु पर जो संतुलन होगा, यानी कि C बिंदु के बराबर, C बिंदु पर संतुलन में होगा, यानी कि एक्चुअल में फर्म का जो उत्पादन होगा वो केवल OL के बराबर ही बिक पाएगा OP2 कीमत पर, क्योंकि अन्य फर्में भी क्या करेंगी, कीमतें घटा देंगी। तो उसका उत्पादन जो कि वो मान के चल रहा था, वो कल्पना कर रहा था कि उसका जो उत्पादन है वो OK के बराबर बिक जाएगा, वो नहीं बिकेगा। ठीक है, क्योंकि अन्य फर्में भी क्या करेंगी, साथ ही साथ कीमतें कम कर देंगी, क्योंकि वो भी ठीक ऐसा ही सोचती हैं। तो जिससे OP2 कीमत पर फर्म जो है OL के बराबर ही उत्पादन बेच पाती है, और नया आत्मगत मांग वक्र जो हो जाता है वो D2 हो जाता है फर्म के लिए। अब फर्म D2 आत्मगत मांग वक्र के आधार पर अपने लाभ को बढ़ाने के लिए क्या करती है, दोबारा से फिर कल्पना करती है कि अगर वो कीमत को OP3 कर देगी तो उसका उत्पादन जो है, या ये कह लीजिए कि उसकी जो मांग है बाजार में वो OM के बराबर होगी, यानी कि वो अपनी मांग को बढ़ाने में, अपने उत्पाद की मांग को बढ़ाने में सफल हो जाएगी, और इस प्रकार से अपने लाभ को भी अधिकतम करने में सफल हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि OP3 पर ये जो P3D वाली रेखा है x अक्ष के समानांतर डॉटेड, ये लाल रंग के मांग वक्र को, यानी कि आनुपातिक मांग वक्र को E बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी कि जो फर्म का उत्पादन बिकेगा OP3 कीमत पर वो ON के बराबर बिकेगा, और फर्म का नया आत्मगत मांग वक्र जो होगा वो D3 होगा। अब फर्म के हिसाब से भी, यानी कि कल्पना भी अगर वो करे कि घटा करके बढ़ा लेगी, तो सीधी सी बात है कि उसको साफ पता चल रहा है कि LAC ऊपर जाएगी। अगर वो कीमत और घटाती है तो LAC ऊपर रह जाएगी, यानी कि जो औसत लागत है वो ज़्यादा होगी और कीमत कम होगी, यानी कि उसको हानि होगी। तो इस वजह से यानी कि ये संतुलन जो होगा स्थायी संतुलन होगा। किस स्थिति में, जब फर्मों का प्रवेश और निकासी बंद हो लेकिन फर्में परस्पर प्रतियोगिता करती हों कीमत के संबंध में, तो तब दूसरी स्थिति में इस प्रकार से यानी कि संतुलन की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि फर्म, या ये कह लीजिए कि जो समूह है, यानी कि उद्योग समूह जिसको बोला उन्होंने, समूह जो है वो E बिंदु पर संतुलन में होगा, और संतुलन उत्पादन स्तर जो होगा ON होगा, और संतुलन कीमत जो होगी वो OP3 होगी दूसरी वाली स्थिति में, जब फर्में केवल कीमत प्रतियोगिता करती हैं। तीसरी स्थिति है फर्मों के प्रवेश और निकास के साथ साथ कीमत प्रतियोगिता भी होना, यानी कि फर्में प्रवेश भी करती हैं, छोड़ती भी हैं, और कीमत प्रतियोगिता भी वो करती हैं। आइए इसको समझते हैं रेखा चित्र के माध्यम से। मान लीजिए प्रारंभिक जो संतुलन बिंदु है वो हमारा यहाँ पर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, जहाँ पर D1
स्मॉल वाला वक्र यानी कि नीले वाला और लाल वाला वक्र जो परस्पर एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और कीमत होती है OP1 और OJ जो है उत्पादन स्तर होता है। यहाँ पर फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है क्योंकि LAC जो है बराबर है कीमत के। लेकिन फर्म का जो आत्मगत मांग वक्र है स्मॉल d1 वो ये बताता है कि अगर फर्म कीमत कम कर दे तो अपने उत्पादन को बढ़ा सकती है और साथ ही साथ उसका लाभ भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो कीमत होगी वो लागत से अधिक हो जाएगी। और यही सोच करके फर्म जो है क्या करती है, OP2 कीमत निर्धारित कर देती है और ये मान करके चलती है कि उसका जो उत्पादन है वो O के बिकेगा, जो कि सीधी सी बात है A बिंदु कहाँ है, LAC के ऊपर है। तो ये मानते हुए चलेगी वो कि उसको लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर कीमत जो होगी वो LAC के ऊपर होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वास्तव में वो इस कीमत पर केवल OL के बराबर ही उत्पादन को बेच पाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्मॉल a बिंदु है जहाँ पर D2 आत्मगत मांग वक्र कैपिटल D1 यानी कि लाल वाले रंग के मांग वक्र को प्रतिच्छेदित करता है स्मॉल a पर, वहाँ पर आप देखेंगे कि स्मॉल a बिंदु जो है वो LAC के नीचे है, यानी कि इस स्थिति में फर्म को हानि होती है जो कि ABCP2 के बराबर है, जो कि पीले रंग में आप देख सकते हैं। इतनी हानि फर्म को होती है। अब वो इस हानि को दूर करने के लिए अपने नए आत्मगत मांग वक्र के हिसाब से यानी कि D2 मांग वक्र के हिसाब से क्या करती है, फिर कीमत घटा करके सोचती है कि वो लाभ की स्थिति में आ जाएगी। वो सोचती है कि OP3 अगर वो कीमत कर देगी घटा करके तो उसका उत्पादन हो जाएगा OM, ठीक है। और इस प्रकार से जो C बिंदु है वो कहाँ है, यानी कि जो OP3 है वो आप देख सकते हैं, यानी कि CM जो है वो LAC के ऊपर है, C बिंदु। तो LAC के ऊपर वाला जो भाग है MC का वो लाभ को दर्शाता है प्रति इकाई। तो वो सोचता है कि उसको इतना प्रति इकाई जो है लाभ प्राप्त हो जाएगा अगर वो कीमत को घटा करके OP3 कर दे। लेकिन वास्तव में जो उसका उत्पादन बिकेगा इस स्थिति में वो बिकेगा कितना, इतने के बराबर, ON के बराबर। और यहाँ पर उसको हानि होगी DEFP3 जो कि पीले रंग में आप देख सकते हैं, इतनी हानि इस पर होती है। अब होता क्या है कि कुछ फर्में, क्योंकि सभी फर्मों को इतनी हानि हो रही है, जैसा कि मान्यता में लिया गया है कि सभी फर्में समान कीमत वसूलती हैं और समान आकार की हैं, यानी कि समान मात्रा का ही उत्पादन करती हैं। तो मतलब सभी फर्मों को, समूह की सभी फर्मों को क्या हो रहा है, इतनी हानि हो रही है। अब कुछ फर्में ऐसी होंगी जो वित्तीय स्थिति में यानी खराब वित्तीय स्थिति में होंगी, जिन पर वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा होगा, कर्ज वगैरह हो सकता है, परफॉर्मेंस बहुत दिनों से अच्छी नहीं चल रही है, पहले से कर्जे में डूबी हुई हैं। तो इस प्रकार की कुछ फर्में होंगी और वो इतनी हानि को सहन नहीं कर पाएंगी, यानी कि OP3 कीमत पर अपने उत्पाद को बेचना उनके लिए असंभव होगा। इसलिए वो क्या करेंगी, समूह को छोड़ देंगी, उत्पादन बंद कर देंगी, बाहर निकल जाएंगी समूह से। तो समूह से जब बाहर निकलेंगी वे फर्में जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या होगा, ये जो कैपिटल D1 मांग वक्र है, यानी कि लाल रंग का जो आनुपातिक मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा और दाईं ओर खिसक करके D2
हो जाएगा। या ये कह लीजिए कि फर्में तब तक छोड़ती रहेंगी समूह को जब तक कि ये लाल रंग का मांग वक्र D1 D1 खिसक करके D2 वाली स्थिति में नहीं आ जाता और ये G बिंदु पर, स्मॉल g बिंदु पर LAC को स्पर्श करता है, स्पर्श नहीं बल्कि काटता है ये LAC को। और यहाँ पर स्पर्श कौन सा कर रहा है? D3 जो कि फर्म का आत्मगत मांग वक्र है। तो ये एक अन्य शर्त है समूह संतुलन की कि जो आत्मगत मांग वक्र है वो LAC को स्पर्श करता हो और जो आनुपातिक मांग वक्र है वो LAC को स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता हो। तो इस प्रकार से जो संतुलन कीमत स्तर होगा वो होगा OP4 और संतुलन उत्पादन जो होगा वो होगा OQ। जब फर्मों के प्रवेश और निकास के साथ साथ कीमत प्रतियोगिता भी समूह में होती हो। यहां पर एक बात और ध्यान में रखेंगे आप कि यहां पर वो शर्त भी पूरी होती है जो सभी अन्य प्रतियोगिताओं में उद्योग के संतुलन के लिए लागू होती है, या ये कह लीजिए कि फर्म के संतुलन के लिए लागू होती है। यानी कि MC MR को नीचे से काटता है। तो अगर आप उसको खींचना चाहें तो उसको इस हिसाब से खींच सकते हैं कि वो GQ वाली इस लाइन पर प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही स्थितियों में हमने समूह संतुलन विश्लेषण को पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और प्लीज़ कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी न लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी आपको महसूस हुई है इस वीडियो में। धन्यवाद।